हाय, मैं हूँ यासिर हुसैन और से इट ऑल विद इफ़त उमर की ये एपिसोड अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Hi viewers, Hanif Jewelry and Watches presents Say It All with इफ़त उमर। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको एक ऐसे लड़के से मिला रहे हैं जिसने काम भी इतना ज़्यादा नहीं किया, जो कम स्क्रीन पे आता है लेकिन सबका फेवरेट है और एक स्टार है। मैं बात कर रही हूँ यासिर हुसैन की। हाय यासिर एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। आर यू रेडी टू से इट ऑल? यस। लास्ट टाइम मैं जब मिली थी ना कोई लड़की थी, ना शादी की कोई बात हो रही थी, बल्कि हम बात कर रहे थे कि तुम्हारे लिए कैसी लड़की होनी चाहिए। और अगली दफ़ा मैं मिल रही हूँ, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, हनीमून भी हो गया। ये इतनी जल्दी लव कैसे हुआ? एक तो लास्ट टाइम जब आप मिली थी तो लड़की तो थी जब हम मिल रहे थे लेकिन ये था कि ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी। तो उसके बाद फिर मिल गई एक लड़की। ओके, तो टेल मी योर लव स्टोरी। हुआ कि वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू थॉट शी इज द वन? हम लोग अवार्ड्स पे थे, हम अवार्ड्स पे ह्यूस्टन में नहीं टोरंटो में। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ एक एक्ट्रेस वहाँ परेशान घूम रही है कि उसका फ़ोन खो गया है। ओके, उससे पहले तुम एक दूसरे को नहीं जानते? एक दफ़ा लास्ट अवार्ड्स पे हम मिले थे और हमने एक तस्वीर खिंचवाई थी शायद। ओके, बस वो इतनी जान पहचान थी, मैंने काम भी नहीं दिखा था। ओके। और वो इस तरह जानती थी कि वो मेरे फिल्म के प्रीमियर पे आई थी। ओके। तो लाहौर से आगे गए तो बस मैंने देखा वो परेशान है, मैं गया, मेरा एक्ट ख़त्म हो गया था। तो मैं अमूमन एक्ट ख़त्म हो जाए तो मैं अवार्ड शो से चला जाता हूँ कि आप अपना काम करें। क्या बात चले है आपकी। तो नहीं, होना भी यही चाहिए अगर आपका कुछ नहीं है अवार्ड में कि आपको अवार्ड मिलना भी नहीं है। बाकी तो कोई इस काबिल ही नहीं कि उनके लिए बैठा जाए। तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा वो परेशान खड़ी है। मैंने पूछा यार क्या सीन है? तो उसने कहा मेरा फ़ोन खो गया। तो सब उसे कहते इतने बड़े शो में अब तुम्हें कहाँ फ़ोन मिलेगा? तो मैं शायद वाहिद आदमी था जिसने कहा कि नहीं फ़ोन मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो। यू वर हीरो। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा और एक औरत वहाँ से फ़ोन लेके आ गई, अरे ये आपका फ़ोन। तो वो खुश हो गई। उसके बाद फिर सहीफ़ा, मैं और हिरा मानी, हम लोग एक ही गाड़ी में, मेरे एक जानने वाले थे उनकी गाड़ी थी, तो उनमें मैंने इन्हें ड्रॉप कर दिया होटल और ये भी मेरे साथ जल्दी आ गए शो से। और उसके बाद अगले दिन से हम लोगों ने हैंग आउट करना शुरू कर दिया इकट्ठे और बस आई लाइक्ड हर। और उसको कब पता चला? ये पता उसको कब पता चला कि यू आर द वन? टोरंटो में ही पता चल गया था उसे भी। क्लिक कर गए उसने वहीं पे? माना काफी अरसे बाद। अच्छा, तो किसने पहले मैंने मोहब्बत का इजहार किया? मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। आसानी से मान गई? नहीं, मैंने उससे सीधी बात की कि मैं घुमाना फिराना नहीं चाहता तुम्हें और 10 साल का एज डिफरेंस भी है, 11 साल का। तो मैंने कहा मुझे अच्छा भी नहीं लगूंगा। तो मैंने कहा यार शादी करनी है मुझे। हाँ। अगर तुम्हारा है इंटरेस्ट तो ठीक है, नहीं है तो बता दो। तो ऐसी कौन सी बात है इकरा में जिसको देख के तुमने सोचा था कि यस शी इज द वन, इससे शादी करूंगा? मैं उसकी अम्मी से मिला था। तो उसकी अम्मी बहुत ही नफीस खातून है, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सादा तबीयत। तो मुझे अंदाजा था इनकी बेटी है तो ये इसमें कुछ तो इन जैसा होगा और उसमें बहुत कुछ है उन जैसा। अच्छा, कि अम्मी को देख के अंदाजा लगा लिया कि खूबियां बच्ची में भी जरूर होंगी। आप खुद जानती हैं आप में जो खूबियां हैं आधी तो आपकी बेटी में होंगी या हो सकता है ज़्यादा। होपफुली खूबियां ही हो। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताओ कि क्या वजह है ये जिप क्यों नहीं होता? कंट्रोवर्सीज में क्यों फंसे रहते हो? नहीं, अब तो काफ़ी हद तक जिप कर लिया है मैंने, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे साथ एक और शख्स भी आ गया तो उसके लिए कोई मुसीबत ना हो। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा जिप कर लिया मैंने। और कंट्रोवर्सीज में मैं यूँ फंस जाता हूँ कि मैं कह देता हूँ दिल की बात जो मुझे लगता है कि कहना चाहिए। इतना खामोश तो मेरे ख्याल में टेबल कुर्सी हो सकता है जितना आजकल इंसान है। आपको एज एन देखो, आप थिएटर भी करते हो, आप होस्ट भी हो, आप एक्टर भी हो और इन सब के बाद आप एक सेलिब्रिटी भी हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा है कि इस माशरे को क्या वापस करना है, इस फेम का क्या फ़ायदा उठाना है, इस फेम को किस तरह यूज़ करना है? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है और मुझे लगता है कि बाकी सेलिब्रिटीज़ को भी अंदाज़ा होना चाहिए। मैं तो अपने आप को सेलिब्रिटी मानता नहीं हूँ एज सच,
क्योंकि मेरा थिएटर से स्टार्ट है, तो आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल होते हैं, क्योंकि आप ज़मीन पे बैठे होते हैं, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे होते, फेम भी नहीं मिल रहा होता। तो मैंने ज़्यादा काम तो वही किया। मैंने 12 साल से मैं इंडस्ट्री में, मैंने 12 साल में 3 ड्रामे किए। बिल्कुल, 3 ड्रामे किए और 4 फिल्में, शायद 2 फिल्म्स की। तो मेरा कोई इतना बॉडी ऑफ वर्क भी नहीं है, तो सेलिब्रिटी होने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके नाम पे चीज़ें बिकती हैं, उन्हें बस ये देखना चाहिए कि वो बेच क्या रहे हैं। तो उससे मुझे बहुत, आजकल वो एक कोई नस्वार आई हुई है पैकेट वाली, वो हर एक्टर उसे एंडोर्स कर रहा है। तो मैं बोला नहीं उस बारे में कभी भी कि क्यों कर रहे हैं, मे भी उनको ज़रूरत हो, मे भी इसलिए मैं खुल के अभी भी ना उनका लॉजिक ये होता है कि पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे मिलेंगे, हम कुछ भी मुझे सिर्फ ये कि कोई आपको देख के अगर वो करने लगेगा तो वो एक बुरी चीज़ है। वो एक टबैको की, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या कुछ सेलिब्रिटीज सिगरेट के साथ तस्वीर लगाते हैं, अगर उनका कैरेक्टर है, वो एक डॉन बने हुए हैं, मवाली हैं, फिल्म में सिगरेट पी रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर है। इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि फिल्म में फिर उसका कोई ना कोई एंड भी होता है बुरा, कि एक डॉन है तो उसने बुराई की तरफ जाना, उसे बुरा दिखाने के लिए शायद सिगरेट इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर आप वैसे स्वैग के लिए पी रहे हैं तो मुझे लगता है नहीं पीना चाहिए। तो क्या सिगरेट बुरे लोग पीते हैं या बेवकूफ लोग पीते हैं? बेवकूफ लोग पीते हैं। हाँ, तो बुराई का सिगरेट से क्या ताल्लुक है? हमारे यहाँ तो ये है ना, तो वो क्लीशेस जोड़ दिए जाते हैं ना, छोटे बाल ने तो बुरी लड़की है, सिगरेट हाथ में है तो बुरा लड़का है, तो विलन है तो आंखें मेरा वो तीसरा रखेगा। सवाल आपसे यही है कि आप राइटर भी हैं, आप हमारी इंडस्ट्री को कहाँ रेट करते हैं? क्योंकि हम वही स्टीरियोटाइप्स, वही चीज़ें जो अरसे से चली आ रही हैं, हम उन्हीं को एंडोर्स कर रहे हैं। हम क्या नया लेके आ रहे हैं अपनी राइटिंग में? देखिए ना, ये शो नया है, जो बातें आप कर रही हैं, जो कंटेंट आप लेकर आई हैं, वो नया है। मुझे तो लगता है सबीना भी ज़्यादा जी जो है, उनका शो भी नया है। ओके, वैसी बातें कहाँ हो रही थी? ओके, जिस तरह के वो सवाल कर रही हैं, जिस पे लोग मीम्स बना रहे हैं, वो नई ही बातें हैं। इस तरह कई ड्रामे और चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में नई हो रही हैं, फिल्में भी कई बन रही हैं जो नई हैं, थोड़ा थोड़ा करके चेंज आ रहा है। बाकी तो हिट जो होगा, मुझे एक एग्जांपल दें कि आप एक ड्रामा ऐसा आया जिससे आपको लगता है कि माशरे में कोई अच्छी चीज़ हम एंडोर्स कर रहे हैं या कुछ हम रवैये चेंज कर रहे हैं। हमारे ड्रामे में सियासत नहीं है, हमारे ड्रामे में अब अदब नहीं है, हमारे ड्रामे में कोई एक्टिविज्म नहीं है। क्या ये सब होना नहीं चाहिए? किसी ख़ास आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ड्रामे नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। मैं अभी जब उनका फिरदौस जमाल साहब का एक क्लिप देख रहा था, जिसमें वो बात कर रहे हैं साइंस की, सूफीज़म और साइंस को मिला रहे हैं वो, जिसमें वो अंग्रेज़ी के पूरे पूरे मुकालमे बोल रहे हैं और वो जेल में खड़े हुए हैं और बाहर ख़याम सरहदी खड़े हैं, मतलब 2 एक्टिंग स्कूल्स आमने सामने खड़े हैं और वो सिखा रहे हैं एक वकील को जो अंदर कैद में है, सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं उसको कि वो कैद में जो बंदा है वो इतना इल्म रखने वाला है कि वो बता रहा है कि आप साइंस की तरफ कैसे जा सकते हैं। और उसमें वो मिसालें जो है ना, वो सुकरात बुकरात और पता नहीं किन लोगों की दे रहा है। तो वो मोनोलॉग जो उन्होंने दिया है, मुझे नहीं लगता आज का कोई एक्टर इंक्लूडिंग मी दे सकता है वो, या उस चीज़ को समझ सकता है, या कोई डायरेक्टर वो कहलवा सकता है। जब उन्होंने अंग्रेज़ी बोली तो उनका एक्सेंट बिल्कुल प्रॉपर था, जब उन्होंने उर्दू बोली तो उनका लहजा बिल्कुल ठीक था। तो वो सब कुछ करने वाले तो अब है। मैं खुद कई डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। मैं खुद ऐसा एक्टर हूँ जिसे बहुत सारे जुमले बोलने नहीं आते। मैं खुद ऐसा राइटर हूँ जिसे कई चीज़ों का मतलब नहीं पता। तो हम सब तो उस तरह से काम कर रहे हैं ना कि कोई सीख के तो आया नहीं है। पीटीवी में तो सब लोग एक इंस्टीट्यूट से होके आ रहे थे, बहुत रगड़ा खा के निकल रहे थे, पिस पिस के आ रहे थे। यहाँ तो जिसका दाव लगा, जिसको मौका मिला। तो आप आजकल की जनरेशन जो है उसका एक्टिंग का क्या मेथड है? आप किस तरह किसी रोल में जाते हो, किस तरह सोचते हो, हाउ डू यू वर्क? देखिए, मेरा तो थिएटर से बैकग्राउंड है, तो मुझे एक चीज़ का पता है कि आपने एक तो स्क्रिप्ट बाय हार्ट याद करना है, दूसरा आपको कैरेक्टर पता होना चाहिए अपना कि ये इसका क्या शेड है, ये क्या करता है, इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है जो कि नहीं लिखा हुआ होता, इसके कपड़े किस तरह के। जैसे बांदी में मैंने एक कैरेक्टर किया एक सिंधी का, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि काले ही कपड़े पहनेगा। उन्होंने कहा क्यों, ये कपड़े चेंज नहीं करेगा। मैंने कहा देखें, काले कपड़े इसलिए कि सिम्बॉलिकली एक तो 13 दिन का काम है, छोटा सा कैरेक्टर है, 45 सीन्स थे 400 सीन्स के ड्रामे में, तो आप नज़र भी नहीं आया अमूमन। मैंने कहा पहली वो नज़र नहीं आ रहा, तो ब्लैक में रखते हैं उसे, सिम्बॉलिकली ईवल भी दिखा रहे हैं उसे, बहुत ईवल है, घर जला रहा है, रेप कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अगेन स्टीरियोटाइप। हाँ था वो इसी तरह का। तो मैंने कहा उसको आप काले में रखते हैं तो शायद लोगों को, मैं तो रजिस्टर करने के हिसाब से कह रहा था कि रजिस्टर हो जाएगा वो कम से कम, कि जब भी ये आता है बंदा तो खास म्यूजिक तो बजेगा, मुझे पता है डायरेक्टर पीछे से बजाएगा,
एक ख़ास लुक तो मैंने बनानी है, मैंने मूछें दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, तो वो स्टीरियो टाइप कैरेक्टर था जैसे गब्बर सिंह था। हम बॉलीवुड की कॉपी तो बहुत करते हैं और उससे इंस्पिरेशन भी बहुत लेते हैं, और वहाँ पे भी राइट विंग बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्टिव है और एक्सट्रीमिज़म भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इवन देन पीके भी बनती है वहाँ पे, गली बॉय भी बनती है वहाँ पे। वहाँ यूथ की स्टोरी बिल्कुल रियल दिखाई जा रही है। हमारे यहाँ सास बहू तीसरी शादी, सास बहू तीसरी शादी, बेवफाई बेवफाई। क्या दुनिया में यही मसाइल रह गए? मे भी बहुत ज़्यादा बेवफा है पाकिस्तान में। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है इंडिया की आबादी जितनी ज़्यादा है ना, उस हिसाब से उनके पढ़े लिखा तबका भी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से उनके मीडिया में भी पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं अभी हमारे मीडिया में पढ़ाई की समझदार कमी है? पढ़े लिखे लोग कम हैं। कम। ये आपको भी अंदाज़ा होगा, क्योंकि हम अगर बार बार उन्हीं स्टोरीज़ पे जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि आवाम यही देखना चाहती है और हमें लग रहा है इसी पे रेटिंग आ रही है। आप देखें ना, जिन चीज़ों पे रेटिंग आ रही है आपके सामने है सारा कुछ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं रियलिटी में तो आप वही एज एन एक्टर वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपके सामने आ रही होती हैं। मैं 12 साल में 3 ड्रामे करके कैसे सर्वाइव किया हूँ ये मैं जानता हूँ। मेरी बीवी ने मेरे ख्याल में 6-7 साल में 17-18 ड्रामे किए हैं। What an amazing actor ठीक है, she शी इज। And so are you. थैंक यू। और तुम जो थिएटर एक्टर हो, अगर तुम फिल्म में और टीवी पे 100 हो ना तो वहाँ 1000 हो माशाल्लाह। थैंक यू। मुझे सिर्फ ये है कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी एक्टर का, इसीलिए मुझे टीवी का एक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने आप से, क्योंकि मैं तो थिएटर में 3 महीने रिहर्सल करके 1 घंटे की परफॉर्मेंस की और फिर वो परफॉर्म करता हूँ। ये तो 1 घंटे की परफॉर्मेंस 1 घंटे में दे रहा होता है, तो ये तो ज़्यादा बड़ा एक्टर है। और फिर इतना ज़्यादा काम दिलीप साहब ने 50 साल में 50 फिल्में की हैं, तो हर साल एक फिल्म, तो 50 कैरेक्टर किए हैं पूरी ज़िंदगी में अपने लाइफ स्पैन में। और एक एक्टर पूरी ज़िंदगी में 200 फिल्म करता है, तो मुझे बताएं वो दिलीप कुमार से ज़्यादा अच्छा एक्टर है क्या, जो उसके पास इतना कैरेक्टर और इतने नए नए एक्सेंट और चीज़ें आ रही हैं? इतना तो है ही नहीं हमारे अंदर। तो जब हम ज़्यादा निकालते हैं तो बस वो ख़त्म हो जाता है सारा कुछ। तो बड़ी बात है कि इकरा ने इतने कम अरसे में इतने ड्रामे करके भी अच्छी एक्ट्रेस आप कह रही हो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो मुझे नहीं लगता मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि मैं 10-12 साल में 20 ड्रामे करता। मैं अगर 20 ड्रामे करता तो मैं एक्सपोज हो जाता। अच्छा, 3 ड्रामे किए हैं, 2 फिल्में की हैं, और वैसे तुम थिएटर करते हो, गुजारा कैसे होता है? मैं चार्ज ज़्यादा करता हूँ। नहीं, मैं लिखता भी हूँ, बीच में अवार्ड शोज भी कर लेता हूँ। ओके। तो अच्छा हो जाता है। और मुझे लगता है पैसों का जो ताल्लुक है वो आपका और खुदा का है, क्योंकि रिस्क है ना। तो मुझे लगता है वो किसी से नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो मेरा तो कभी भी नहीं है। मैंने आज तक अपना अकाउंट चेक नहीं किया, मैंने आज तक अपना वॉलेट चेक नहीं किया, बस वो खुद ही आते जाते हैं उसके अंदर पैसे। मैंने थोड़ी सी आपके दोस्तों से आपके बारे में जब पूछा, आपके सब दोस्तों ने मुझे यही कहा कि एक फैंटास्टिक दोस्त है और मलंग बंदा है, ट्रू आर्टिस्ट है। वाकई ये मलंग बंदा ना, मुझे अमर की अम्मी, ओके, मुझे फरिया जवीन, वो एक मॉल में मिली, मैं उसके साथ था, ज़ारा के साथ। तो मैं आइसक्रीम खा रहा था तो मुझे मिली, कहती मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहती है वालेकुम सलाम। तब तक हम पहले मिल नहीं चुके थे। तो मैंने कहा जी आपके हम ड्रामे वगैरह देखते हैं। तो कहती है नहीं, बहुत शुक्रिया। तो फिर वो ज़ारा से कहने लगी मैनू बड़ा पसंद है मुंडा। तो उन्होंने इतना ही कहा था कि मेरा चमचा नीचे गिर गया। तो मैंने वो चमचा उठाया और टिश्यू साफ करके फिर खाना। कहती देखना मलंग जे है। तो मलंग जे हो तुसी? हाँ मैं हूँ। एंड इकरा इज ओके विद दैट? वो बहुत मलंग है। अच्छा। आप देखें शादी के बाद वो कब मेकअप में नजर आई है कहीं, वो मेरे साथ ऐसे ही घूमती रहती है। तो प्यारी बात है, उसको मेकअप की जरूरत नहीं है। लोग नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं ना, बगैर मेकअप ना हो, ये क्या मेकअप क्यों नहीं किया हुआ, इसकी शक्ल देखो शादी के बाद क्या हो गया। हमारे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि मेकअप ना करने पे इतना मसला हो जाता है, उसको नहीं है मसला। और अच्छी बात है, मुझे तो वो हर हाल में पसंद। माशाल्लाह, शी इज माशाल्लाह, यू गाइस मेक अ ब्यूटीफुल कपल। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? भाई सोशल मीडिया बिल्कुल टेलीफोन की तरह है या किसी और चीज़ की तरह। अब ये लाइट भी आप मेरी आंख में घुसा देंगी तो मेरे लिए नुकसानदेह। पीछे कर रहा है तो मैं प्यारा लग रहा हूँ, आई होप लग रहा हूँ। तो हर चीज़ भी नुकसानदेह हो सकती है। अब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुरा नहीं हो सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच कितने सालों बाद तो मिला है आवाम को, हट के क्यों नहीं आएंगे वो? क्यों नहीं मुझे आएंगे? तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि मुझे। अच्छा, अभी कुछ हमारे एक्टर्स कह रहे थे कि टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए। Why? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी यूथ के पास कुछ भी नहीं है और हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा यूथ है। हाँ। जो रेसर बॉयज़ हैं उनके पास ट्रैक्स नहीं है,
जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास वो नहीं, ग्राउंड्स नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसके भाई ने बैट बॉल जलाकर और वो किसी और रास्ते लग गया क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो उस ग्राउंड में उसको प्रैक्टिस की जगह नहीं मिलती थी। तो 10 प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी भी यंग बंदे के पास कुछ नहीं है करने को, ड्रग्स ले रहे हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं और 10 तरफ जा रहे हैं। टिकटॉक ने कम से कम ये किया है कि आप अगर यहाँ चले जाएं, फेयर हॉल चले जाएं, बागे जिना चले जाएं, सी व्यू आ जाएं, आप देखिए लाइन से हज़ारों की तादाद में लड़के लड़कियाँ क्रिएटिव काम कर रहे हैं। कोई शीशे की बोतल में कैमरा लगा के छलांगे मार रहा है, कोई एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। मैंने तो कुछ अमेजिंग वीडियोस देखे, बहुत एंटरटेनिंग है भाई, बहुत एंटरटेनिंग। और हमारे कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं उसके ऊपर। निगाह जी को मैं फॉलो करता हूँ टिकटॉक पे। हाँ, वो अपने डांस परफॉर्मेंसेस लगाते हैं, बहुत मजेदार। तो इतने मजे की चीजें हो रही हैं टिकटॉक के ऊपर। मुझे तो नूर हसन जो है, उनका टिकटॉक बड़ा मशहूर है। तो मैं भी टिकटॉक में हूँ, लेकिन मैं तो कोई इतना ज़्यादा नहीं करता उसके ऊपर। लेकिन बाकी लोग जो मैं देख रहा हूँ, और यंग जनरेशन कितने लोगों को टीवी चांस दे देगा या फिल्म। बिल्कुल, टिकटॉक से वो पैसे कमा रहे हैं, टिकटॉक से उन्हें फेम मिल रहा है, वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो अपने घर में एक ही टूटी हुई दीवार के ऊपर सारी वीडियोस बनाता है। तो आई एम श्योर वो रोज़ वीडियोस बना रहा है, तो काफ़ी घंटे उस दीवार के ऊपर ही रहता है, वो बजाय इसके कि थड़ों पे जाके बैठता हो या कोई और काम करता हो। हानिया आमिर के साथ भी एक मसला हो गया था आपका ट्विटर पे। वो दोस्तों वाला था, ट्विटर पे नहीं, मैं ट्विटर पे हुई नहीं। मैं उस पे हूँ, इंस्टाग्राम पे। वो एक मैंने कॉमेंट कर दिया था उसको, तो मुझे लगा वो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जानती है, लेकिन वो उस वक्त किसी और जोन में थी। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी मजाक ही लगा था। मुझे नहीं लगा था कि लोग जानते हैं उन्हें तो अंदाजा है कि मैं मजाक करता हूँ। मैं इकरा के बारे में इतने मजाक करता हूँ, जो मेरी बीवी है। तो बाकी तो मेरे दोस्त हैं सारे। दोस्तों के साथ तो आप ज़्यादा कैजुअल होते हैं। तो मेरा ख्याल था कि वो जोक समझेगी, लेकिन वो उसे नहीं समझा, मगर बाद में ख़त्म हो गया सब कुछ। अच्छा, यू आर अ कॉमेडियन एज वेल, ठीक है, यू आर नोन फॉर दैट। कॉमेडी के लिमिट्स क्या हैं यासिर? क्योंकि अगर हम थिएटर देखें तो वहाँ जितना महकूम तबका है, जितनी गरीब तबका है, मतलब या ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका मजाक उड़ा के, औरतों का मजाक उड़ा के कॉमेडी होती है। आप लोग जब पढ़े लिखे लोग आते हैं तो आपसे हमें उम्मीद होती है कि आप पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, आप सोशल जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे। आप लोग भी मजाक उड़ाने को तरजीह दे रहे हो अगर, तो ये थोड़ा सा बुरी बात नहीं? देखिए, एक तो मुझे आज तक खुद समझ नहीं आता कि लिमिट्स क्या हैं कॉमेडियन की, क्योंकि हमने जो कॉमेडी देखी है ना, हमारे सबसे मशहूर कॉमेडियन कौन थे? मोइन अख्तर, उमर शरीफ, अनवर मकसूद, सटायर या कॉमेडी या हाँ बिल्कुल। तो वो इस सब में यही लोग थे। उमर शरीफ साहब को देखें तो उन्होंने सारी ज़िंदगी औरत के मेकअप का, और शीमेल्स आ गई हैं एयरलाइन में तो कैसा होगा, इन चीज़ों पे तो मैं तो इससे एग्री नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। लेकिन हम तो वही देख के बड़े हुए हैं, हमारी आवाम वही देख के बड़ी हुई है। फिर आप आ जाएं मोइन साहब पे, उनका अगर आप ह्यूमर देखिए, अनवर साहब का, उसमें भी कई जगह ऐसी चीज़ें होती हैं कि आज उनके क्लिप्स उठा के तो सोशल मीडिया पे लगाया जाता है, तो नीचे लिखा था देखें ये रेसिस्ट कमेंट है, ये सेक्सिस्ट। ऑब्वियसली पंजाबी बेवकूफ़ है, पठान बेवकूफ़ है, सराइकी बेवकूफ़ है, बिल्कुल सिर्फ उर्दू स्पीकिंग और अंग्रेजी स्पीकिंग जो एक अक्लमंद पढ़े लिखे लोग हैं। ये स्टीरियोटाइप्स हैं। ये स्टीरियोटाइप मतलब, और किस कदर महरूमी का एहसास है सारों को। अगर आपने नोट किया तो मेरा कोई भी कॉमेडी शो नहीं आया, क्योंकि मेरे पास उतना कंटेंट ही नहीं है इन लिमिट्स में रह के करने वाला। मुझे पता है कि मैं इससे फिर बाहर जाऊंगा, अवामी, जिसे हम अवामी ह्यूमर कहते हैं, जो थिएटर पे हो रहा है आज। अगर आप पंजाबी थिएटर देखें, जो सबसे हिट चीज़ है, जो बिकता है, जहाँ के आर्टिस्ट को बहुत पैसा मिलता है, वो अगर आप ह्यूमर जाके देखें तो वो माँ बहन से तो नीचे बात ही नहीं कर रहे। Exactly, और औरत मार्च हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये सोच बदलो। औरत मजाक की चीज नहीं है, हर बात पे उसका मजाक उड़ाना है। मतलब जो भी कमजोर है आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं ना। अच्छा, मेरी नजर में औरत कमजोर नहीं है। नहीं, मेरे घर में एक औरत है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। आई एम श्योर शी इज प्रिविलेज्ड एंड शी इज लकी यासिर, क्योंकि ज़्यादा 90% औरतें जो हैं वो महकूम ही हैं। लेकिन ये सवाल मेरा भी है कि जो 90% औरतें हैं, क्या उन तक, मेरा नहीं ख्याल, जो महकूम है औरत वो आ सकती है, औरत मार्च में शामिल भी हो सकती है, या उस बारे में घर में बात भी कर सकती है। मिसोजिनी इतनी इंडोक्ट्रिन हो चुकी है कि औरत के अंदर मर्द से ज़्यादा आ गई है। कितने 100 साल हो गए हैं इस बात को, तो आपको नहीं लगता कि बहुत टाइम लगेगा अभी उसको, औरत के अपने दिमाग से निकलते हुए? बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोशिशें खत्म नहीं करनी ना। वी आर पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। कई दफ़ा मैं अपनी बहन से, अपनी बेगम से, मुझे ऐसी फील आती है उनमें
कहीं ना कहीं खौफ की। इतना जैसे एक एक्ट्रेस है इकरा, या मेरी बहनें पढ़ी लिखी हैं और हर चीज़ जानती हैं, हुनरमंद, और उसके बावजूद उनमें एक खौफ है कहीं ना कहीं। वो कहीं ना कहीं आदमी के पीछे छुपना चाहते हैं। निकलते हुए हम डरते हैं, अच्छा मेरे साथ चलोगे, अच्छा मैंने अकेले नहीं जाना, अच्छा मुझे वहां तक छोड़ दो। फिजिकली शायद उतने पावरफुल नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर इतना पावरफुल नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डर जाना। मैं तो इस हक में हूँ कि इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाए, मगर प्लेटफॉर्म्स कहाँ हैं? मुझे बताएं, मैं अगर एक ड्रामा लिख के लेके जाता हूँ किसी चैनल के पास, वो तो अप्रूवल में फंसा रह जाएगा। अच्छा, अब हमने बहुत बड़े बड़े सवाल कर लिए हैं, तो अब जरा थोड़े फन सवाल। आपने सारे मुझसे ही कर लिए हैं, बाकी सेलिब्रिटीज के लिए कुछ। हर इंटरव्यू डिफरेंट होता है। मैं आपको 2 चॉइसेस दूंगी, आपने कुछ भी इमेजिन करके एक नाम लेना है। ठीक है, मे बी बेटर एक्टर, मोर प्रिटी, या आप फिल्म बना रहे हैं, किसको लेंगे? माहिरा और माया? इकरा। आपने पहले तो बताया उसका नाम क्यों नहीं डाला इसमें? बिकॉज मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, मैंने आपके उसमें इकरा का नाम नहीं डाला। नहीं, आप इकरा का नाम डालें। नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान, फर्क क्या है दोनों में? नबील कुरैशी और वजाहत रऊफ? फॉर मी वजाहत रऊफ। उशना शाह या महविश? महविश। सबा कमर और सज्जन? सबा। हुमायूं सईद और फवाद खान? ये बहुत टफ है, मुझे दोनों बहुत पसंद है। You have to choose one. हुमायूं सईद। हानिया और एमन? आप पूछ क्या रही हैं, बेटर एक्टर या? अपने दिन में इमेजिन कर ली। ये भी मुश्किल है। आजकल हानिया ज़्यादा काम कर रही है, आई थिंक हानिया। ओके। थिएटर और फिल्म? थिएटर करने वाला कभी भी थिएटर को नहीं छोड़ सकता, ना उसके बारे में, लेकिन उसकी आखिरी मंजिल फिल्म ही है। कॉमेडी और ड्रामा? कॉमेडी। अच्छा, मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी, बस जिन मर्जी नामों से उनको फिल कर दो। डैश डैश से बेहतर एक्टर? इमरान अशरफ, यासिर हुसैन से बेहतर एक्टर? डैश डैश से बेहतर एक्ट्रेस है? इकरा माया से बेहतर एक्ट्रेस। डैश को डायरेक्शन छोड़ देनी चाहिए? मैंने इतने ज़्यादा लोगों के साथ काम ही नहीं किया, वरना मुझे कैसे पता कि किसको डायरेक्शन छोड़ देनी चाहिए। अभी एक फिल्म आई है जो सिर्फ 2 दिन लगी थी, ये कौन सी है? आई थिंक सैयद नूर साहब को काम छोड़ देना चाहिए। ही इज गुड। रियली? आपने देखी है? मजाजन देखी? मजाजन तक ठीक था ना, अब देखी उनकी फिल्म्स आपने? नहीं, मैंने लास्ट फिल्म देखी है आपने उनकी? आपने लास्ट फिल्म देखी है उनकी? मैंने देखी है। फेरोज वाली? नहीं, जो वो थी जिसमें शहरोज था, वो शहरोज वाली। वो देखी आपने फिल्म? नहीं 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 नहीं, बस आप वो देख लें, आप भी यही कहेंगी। डैश डैश से बेहतर होस्ट? आप मुझसे बेहतर होस्ट। अच्छा, अब कुछ और सवालात ऐसे पूछने जिससे मुझे पता चलेगा कि यासिर किस किस्म का इंसान है। अगर पूरी दुनिया की टेंशन तुम्हें 30 सेकंड्स के लिए मिल रही है, पूरी दुनिया अटेंशन 30 सेकंड हैं तुम्हारे पास, क्या बोलोगे, क्या पैगाम दोगे? मैं बोलूँगा कि ख्याल रखें एक दूसरे का, केयर करें एक दूसरे की, क्योंकि इंसान से कीमती कुछ भी नहीं है। मेरे अब्बा कहते थे कि गाड़ी चलाने का पहला उसूल है कि दीवार में मार देना, मगर इंसान को ना मारना, चाहे उसकी गलती हो या तुम्हारी गलती हो, उसको बचा लेना, कि बहुत कीमती है। अब्बा की जब भी बात करते हो, उनकी जब भी कोई बात बताते हो, तो पता लगता है कि बहुत गहरे आदमी थे। हाँ जी, गहरे इस तरह थे कि वो कश्मीर से आ गए थे अपने तकरीबन 13 साल की उम्र में। अच्छा। कराची, और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़ुद बनाई और ख़ुद गुजारी यहाँ पे। उनके दोस्तियाँ फैज़ साहब से थी और जॉन एलिया से। तो उनका जिन लोगों से मिलना था, वो इसी तरह की बातें करते थे, इंसानियत की बात करते थे। ओके। और इंसानियत की बात करने वाला हर इंसान ही गहरा और बड़ा इंसान होता है मेरे ख्याल में। माशाल्लाह। अच्छा जी, पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ रहा, पैसे बड़े ने, तो फिर क्या काम करोगे? फिर वैसी फिल्म बनाऊंगा जैसी आप बता रही हैं। हाँ, और सेंसर में फंस जाएगी। अगर किसी को भी पागल खाने में जमा करा सकते हो पूरी दुनिया में से, तो किसको कराओ? आपको। क्यों? इतनी सच्ची बातें कौन करता है आपकी तरह? पागल ही है ना आप, और क्या है।
अच्छा, पास्ट में जाकर किसी को भी आधे घंटे के लिए मिल सकते हो, किसको मिलोगे? अपनी अम्मा को। क्या कहोगे? ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैंने उनसे नहीं कहा हुआ, लेकिन कभी कभी मिलने को दिल करता है। अच्छा, आपकी और इकरा के दरमियान ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिससे आपको मोहब्बत ही बहुत है कि यार ये फर्क तो है लेकिन आई लव हर फॉर दैट? एज का जो फर्क है हमारा। ओके। आई एम 33, शी इज 22। तो वो और तरह सोचती है, मैं बिल्कुल और तरह सोचता हूँ। तो कंपैटिबिलिटी फिर कैसे हुई? अगर मुझे उसकी सोच पसंद है। इज शी मैच्योर? शी इज। या चाइल्डिश है? कई चीज़ों में बहुत मैच्योर है, कई चीज़ों में बहुत चाइल्डिश है। और एक बीवी से एक्सपेक्ट क्या करते हो कि पार्टनरशिप में वो क्या दे तुम्हें? पहले मुझे सिर्फ होता था कि बस मुझे मेरी बीवी खाना दे, खाना बना के दे। कितनी टिपिकल सोच है ना कि खाना बना के बीवी दे। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस खाना बना के दे। हाँ। लेकिन इकरा को खाना बनाना नहीं आता, तो मैं उसे खाना बना के देता हूँ। लेकिन व्हाई नॉट? हाँ, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? उसको नहीं आता तो, लेकिन उसको बाकी इतना कुछ आता है, अपने काम में इतनी तेज़ है और वैसे चीज़ों में बहुत अच्छी है, घर संभालने में बहुत अच्छी है। तो शादी के बाद सबसे पहली लाइफ में क्या चेंज लगी? चेंज मेरे ख्याल मेरे कुत्ते को कोई चेंज लगाओ तो लगाओ, मुझे तो कोई चेंज नहीं लगा। उसको चेंज लगा कि मुझे कम टाइम दे रहा है आजकल। तुम लोगों की जॉब तो ऐसी है, शादी के फौरन बाद तुम लोगों ने काम भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, असल में हुआ ये कि हमने प्लान किया था कि शादी के बाद हम कोई काम नहीं लेंगे 6 महीने तक, लेकिन शादी से बिल्कुल पहले मुझे एक फिल्म और उसको एक बहुत अच्छा ड्रामा ऑफर हो गया। तो मैं नहीं चाहता था कि वो शादी की वजह से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट छोड़े, क्योंकि अभी उसने लास्ट इतने अच्छे ड्रामे किए हैं कि मैं चाह रहा था कि वो एक और अच्छा ड्रामा कर ले, ये ना वो बाद में कह यार मैंने शादी क्यों कर ली है, तो मेरे हाथ से ड्रामा ही निकल गया। तो मैंने कहा चलो ये तुम कर लो और मीनवाइल मैं ये फिल्म कर लूँगा, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। तो अब इंशाल्लाह वो दोनों कंप्लीट होने वाले हैं, अब हम ब्रेक में चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हर एक का ना एक पर्सनल इमेज होता है खुदा का, पर्सनल इमेज ऑफ गॉड। व्हाट्स योर्स? पता नहीं, इस बारे में तो इस मुल्क में बात करने से भी डर लगता है कि आप क्या कहें तो क्या चीज़ बुरी लग जाए किसी को। हालांकि मैं अपने खुदा के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मुझसे वो कह रहा है ख़ुद कि मैं तुम्हारी शहरत से ज़्यादा करीब हूँ, तो वो तो मेरे इतने करीब है कि मैं उसके बारे में कोई भी बात कर सकता हूँ। लेकिन अलमिया ये है और दुख की बात है कि हम उसके बारे में उसका जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि कहीं खुदा ना खास्ता कोई गलत बात किसी इंसान को बुरा ना लग जाए कि मैं अपने खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। कितनी अजीब बात है ये कि मैं इंसान से डर रहा हूँ अपने खुदा की बात करने पर। तो मुझे बहुत मेहरबान, बहुत रहीम करीम लगता है मुझे, बिल्कुल वो गुस्से वाली पर्सनालिटी। और क्योंकि हम क्या, मैं अपनी बात करूँगा, गुनहगार लोग हैं, उसके बावजूद किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ है, मतलब तो फिर कैसे वो। सेंसरशिप के बारे में यासिर क्या सोचता है? आई थिंक सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, और उसके अलावा जो हमारा आप मीडिया की बात करिए ना, जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों में वो जैसे कहते हैं ना कि कपड़ों वाले नंगे नाच कुछ होते हैं, कपड़ों वाले जिसमें कपड़े तो पूरे होते हैं लेकिन वो वाहियात होते हैं। मुझे लगता है हमारे कई ड्रामे ऐसे हैं जिसमें इस तरह से चीज़ों को दिखाया जा रहा है जो मुझे नहीं लगता कि फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं आप। Really? हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है। और फिल्म पे उतनी ही सख्ती की जा रही है, जबकि टीवी एक ऐसा मीडियम है जो बच्चा रिमोट उठा के खोल के देख सकता है, और फिल्म एक ऐसा मीडियम है जहां आप अपने बच्चे को लेकर ही नहीं जाएंगे, आपके पास चॉइस है। आप टिकट लेके जा रहे हो, अगर आपने देखनी नहीं देखनी आप ना जाओ, आपके पास चॉइस है। और फिल्म में भी आप सर्टिफिकेट दें, आप चॉप क्यों कर रहे हैं उसे, आप सर्टिफिकेट दें कि भाई ये फिल्म फैमिली के लिए नहीं है, और सिर्फ इस तरह के लोग रेटिंग पे एज आप उस पे लिखते हैं, तो आप वो लिख दें, आप उस पे जाएं। लेकिन यहाँ तो फिल्म चॉप कर दी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। और सेंसरशिप बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे लग जाती है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हम फिल्म में सियासत की बात नहीं कर सकते, हालांकि दुनिया भर में जिस एरा की फिल्म आप उठाएं हैं तो सियासतदान को करप्ट दिखाएंगे, शराबी दिखाएंगे, यहाँ तक कि रेपिस्ट भी दिखाएंगे। मैं कई सियासतदानों को जानता हूँ जो बिल्कुल ऐसे नहीं है। यार आखिर ये मुल्क चल ही रहा था ना, डेमोक्रेसी में चल ही रहा था ना। बिल्कुल, क्या लड्डू मिल गए हमें जब डेमोक्रेसी नहीं थी, मुल्क और तबाह हुआ। तो चलने तो दें, 15 साल डेमोक्रेसी चलने तो दें। मुझे तो लग रहा है ये शो कैसे आगे बढ़ेगा जिस तरह की आप बातें कर रही हैं, इसमें ये शो का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पिछले दिनों हमारे बहुत बड़े राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर,
उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी सोनिया हुसैन के बारे में, जिसके बारे में आपने भी कुछ बोला था। मेरी सोनिया बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी भी बहुत अच्छी, एंड शी इज अ तो वंडरफुल एक्टर। मुझे बहुत पसंद है सोनिया। और सोनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने मुझे शादी पे फ्रिज लेके दिया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं उसे कहा था लाल रंग का चाहिए, उसने लाल रंग का लेके दिया। तो मेरी सोनिया से इस तरह की दोस्ती है कि मैंने सोनिया से कहा, उसने मुझसे कहा तुझे मैं क्या गिफ्ट दूं, मैंने कहा मुझे फ्रिज लेके दे। हालांकि मतलब ये फ्रिज ऐसी चीज़ है कि आप खुद भी जाके ले लेंगे, एक छोटा सा फ्रिज अपना, लेकिन वो इतनी स्वीट है। अगले दिन वो रिबन बंधा हुआ फ्रिज आ गया मेरे घर। तो इसके अलावा सोनिया के साथ मैंने टेलीफिल्म्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने काम किया और बहुत ही अच्छी। नहीं, आप समझे वो आपकी दोस्त नहीं है, फिर भी जो खलील साहब ने उनके बारे में कहा उन्हें कहना चाहिए था। एज एन एक्ट्रेस तो बनता ही नहीं है ना, क्योंकि सोनिया एक बहुत कमाल ने वो मेरे प्रोग्राम में कहा था और मेरे पूछने पे कहा था, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी और मुझे पता चला था कि ये रोल पहले सोनिया को ऑफर हुआ। ऐसी 10 चीजें होती हैं जो पहले किसी और को ऑफर होती हैं, फिर किसी और को ऑफर हो जाती हैं, और इतनी बड़ी बात बना दी उसके बाद। नहीं, वो हो जाता है, कभी कभी इंसान थोड़ा जज्बाती हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं उस पॉइंट पे आके कि एक बंदे से अगर गलती हो गई है तो आप उसका पिछला सारा करियर फ्लश नहीं कर सकते। जैसे खलील साहब ने सोनिया का सारा करियर फ्लश कर दिया और हम लोगों ने खलील साहब का सारा करियर फ्लश कर दिया। बिल्कुल नहीं, आज तक कहीं बैठ के ये नहीं कहा कि वो राइटर बुरे हैं, उन जैसा राइटर शायद ही कम है और कम ही आएंगे। अनवर मकसूद साहब के बाद इतना पक्का जुमला मैंने सिर्फ खलीलुर रहमान कमर साहब का बिल्कुल, ये तो हमने इनकार ही कभी नहीं किया, उनके करियर पे तो आए नहीं, हम तो उनकी सोच को नहीं मानते और हम अपना ओपिनियन देते हैं। हाँ ठीक है ना, नहीं माननी चाहिए उनकी सोच को, मुझे भी उनकी सोच से इख्तिलाफ था। मैंने सोनिया की सपोर्ट में एक पोस्ट लगाई थी कि वो एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है, बहुत बेहतरीन, सोनिया बहुत पक्की अदाकारा है, बहुत अच्छी मतलब है। मुझे लगता है सोनिया उन एक्ट्रेसेस में से है जो जिनको ज़्यादा जिनके बारे में बोला नहीं जाता कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जैसे इकरा के बारे में बोला जाता है, सज्जल के बारे में बोला जाता है, सबा के बारे में बोला जाता है, सोनिया अंडररेटेड है, उसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। उसको वो ब्यूटी से मेरे ख्याल में एसोसिएट कर दिया जाता है, खूबसूरत इतनी है ना कि वो गालिब आ जाती है, वो है, लेकिन उसका एक्टिंग मेरे ख्याल खूबसूरती से ज़्यादा बहुत कमाल एक्ट्रेस है, बहुत कमाल। अच्छा, फील्ड में दोस्तियाँ किस किस से? अच्छा, मेरी सबसे ओके, मैं जिसके साथ भी मिलता हूँ मेरी अच्छी दोस्ती होती है। अनवर मकसूद साहब के बहुत क्लोज हो? अनवर साहब के मैं बहुत क्लोज हूँ। अनवर साहब ने, मैं आज जो भी हूँ उसमें अनवर साहब का उतना ही हाथ है जितना मेरी फैमिली का, मेरे माँ बाप का हाथ। कैसे? अनवर साहब ने मुझे थिएटर में बहुत अच्छे कैरेक्टर्स दिए। अनवर साहब ने मुझे सोचने की सलाहियत दी। अनवर साहब ने मुझे ये चुनने की सलाहियत दी कि क्या काम ठीक है और क्या गलत है। और वरना मैं भी अभी एक ड्रामे का एक ऐसा अदाकार होता जिसके बाद आपके शो पे आने का भी टाइम ना होता और जिसका हर ड्रामा एक जैसा होता। अच्छा, 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम हमारी इंडस्ट्री से ख़त्म करना चाहते हो? ख़त्म? रेटिंग सिस्टम में ख़त्म करना चाहता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। एक रेटिंग सिस्टम ख़त्म करना चाहता हूँ, एक दो तो मैं अदाकार ख़त्म करना चाहता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। एक तो मैं रेटिंग सिस्टम ख़त्म करना चाहता हूँ, दूसरा मेरे ख्याल में जो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए राइटर के ऊपर कि वो क्या लिख रहा है, वो कौन है बंदा जो लिख रहा है। मज़े की बात यह है कि आप प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है, आप पूछते हैं कि हाँ जी राइटर कौन है, वो कहते हैं राइटर तो नहीं। राइटर कौन है? आप जो स्क्रिप्ट ऑफर कर रहे हैं आपको उसके राइटर का भी नाम नहीं पता, तो आपने राइटर को इतना वो अनइम्पॉर्टेंट रखा हुआ है। तो इसका मतलब आपने जब उसे हायर किया तब भी आपने एक इंतहाई अनइम्पॉर्टेंट आदमी लिया उस काम के लिए। तो ये इस पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि हो। दो हो गई। तीसरी, मेरे ख्याल में तो इंडस्ट्री में बाकी सब ठीक ही चल रहा है। नेपोटिज्म की भी मैं कुछ ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ, चलता है। हाँ, चलता इस तरह है कि एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी एक काम में और उसका बच्चा देखता रहा उसे उस काम में, शायद उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया और शायद उसका बाप सबसे आसानी से उसको यहीं लगा सकता हो, तो क्या बुरी बात है? हाँ, बिल्कुल ठीक। किसान का बेटा किसान और डॉक्टर का हो सकता है, तो फिर एक्टर का एक्टर क्यों नहीं हो सकता? तो वो तो नेपोटिज्म के तो मैं बिल्कुल उसमें खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं बिलीव करता। और आवाम फैसला करती है नेपोटिज्म क्या कर लेगा। कितनी दफ़ा आप अपने बच्चे को ब्रेक दे देंगे? कुछ तो होगा उसमें कि वो चल रहा है। चल ही नहीं सकता ना, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो बहुत ही कम कोई एक आदि है जो चलता रहता है, वरना ये होता नहीं आजकल। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो होनी चाहिए वो
रॉयल्टी होनी चाहिए एक्टर के पास, राइटर के पास, जिसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि अमूमन हमारे जितने बड़े एक्टर्स जिन्हें बात ही नहीं चाहिए वो खुद प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनका बात करना बनता नहीं है, क्योंकि फिर वो नहीं देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में रॉयल्टी होनी चाहिए। हम जो रोते हैं कि वो इतने बड़े एक्टर थे और देखें किस कसमा पुरसी में गए वो फिर हम कहते हैं कि नहीं जी अपनी जवानी याशियों में गुजार ली होगी। भाई याशियों में गुजारे हैं, जैसे भी गुजारे हैं, जो काम उन्होंने कर दिया है उससे अगर अब तक कोई कमा रहा है तो उनको भी कमाना चाहिए, बिल्कुल उनका हक बनता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे अहद का, हमारे नहीं, तुम लोगों की जनरेशन का सबसे बेहतरीन एक्टर तुम्हें क्या लगता है, कौन है? बहुत सारे हैं, चलो 2 के नाम बताओ। इंडिया से बात करें तो रणबीर कपूर बहुत अच्छा एक्टर है। ओके। वो एक और ही लेवल का एक्टर है। शाहिद कपूर एक और लेवल का एक्टर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और इस लेवल का कोई एक्टर हमारे पास है? भाई हमारे पास, मैंने जब ब्रॉडवे में जाके थिएटर देखा ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम जो थिएटर कर रहे हैं वो तो इनसे बहुत अच्छा है। Really? आप हैरान हो जाएंगी इस बात, मुझे अंदाज़ा था। हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास वो प्रॉप्स ही नहीं है, हमारे पास वो स्टेज ही नहीं है जिसमें से ज़मीन फाड़ के लायन किंग की वो चोटी निकल आए जिसके ऊपर शेर खड़ा हुआ है। शेर खड़ा हुआ है, ठीक बिल्कुल है। सही। हमारे पास वो लाइव एक्ूस्टिक्स मैंने भी वो देखा हुआ है, लायन किंग मैंने भी देखा। हाँ। हमारे पास मैंने फैंटम ऑफ द ओपेरा 2 दफ़ा किया। फैंटम ऑफ द ओपेरा हमने जिस तरह से किया है, हमजा अली अब्बासी था उसमें, जाहिद अहमद उस प्ले में था, और उमैर भी था। उमैर नहीं था। अच्छा, वो लाहौर में जब हुआ था उमैर था। उज़ैर जसवाल था। तो हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, ये लोग तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। ये तो चीख के इतने आवाज़ पहुंचा देते थे, बगैर माइक्स के गा लेते थे, बुरे कॉस्ट्यूम्स में परफॉर्म कर लेते थे, टाइट पैंट्स में परफॉर्म कर लेते थे। उस तरह तो यार हमने ड्रामा भी जिस तरह हम करते हैं वो हम ही जानते हैं। तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे एक्टर्स को अगर वो सब कुछ मिल जाए तो वो तो बहुत कमाल एक्टर्स हैं हमारे पास। ब्रॉडवे से तो हम बहुत अच्छा थिएटर कर सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैंने बहुत थिएटर किया है और मुझे वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि ये तो सारी गेम तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, एक्टर तो हमारे पास इतने इसी कैलिबर के हैं। कुछ लोगों के नाम बता रही हूँ, इन पे आप फिल्म लिख रहे हैं, या तो बता दें कि फिल्म का नाम क्या होगा या फिल्म का जॉनरा क्या होगा। फिरदौस आशिक अवान, कॉमेडी, मरियम नवाज शरीफ, हॉरर, इमरान खान, स्पोर्ट्स, आसिफ अली जरदारी, एक्शन, मुस्तफ़ा कमाल। जॉनर्स ही बताने के नाम भी बता सकते। मुस्तफ़ा कमाल का होना चाहिए नहीं, मेलोड्रामा ही कोई। अच्छा, अगर कोई पूरी दुनिया में कोई भी फिल्म का रीमेक बन सकता है, किसके रीमेक में काम करना चाहोगे? लैला मजनू के रीमेक में काम करना चाहूँगा, या मंटो के। अच्छा, मुझे लगता है वो कैरेक्टर मेरा था। मंटो में मंटो का कैरेक्टर सरमद से बेहतर कर लेते हैं। ये तो मैं नहीं जज करता, सरमद ने बहुत अच्छा किया और सरमद बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि मैं कहूँ नहीं सरमद है ऐसी। मगर वो आपने पूछा कि कौन सा तुम्हें लगता है कि मुझे करना चाहिए, अब मैं भूल के ये बात कह रहा हूँ कि सरमद और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म आ चुकी है। मुझे लगता है वो कैरेक्टर, चूँकि मैं राइटर हूँ और मैं ऐसा कॉन्टेंट लिखना चाहता हूँ और लिखता नहीं हूँ, और मैं उन सारी चीज़ों को फील करता हूँ जो मंटो साहब करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता, और सरमद ने भी इसीलिए ज़्यादा अच्छा कनेक्ट किया कि वो राइटर भी है। अच्छा, नया क्या काम कर रहे हो यासिर, इतना कम काम करते हो? मैंने भी एक फिल्म की है, कल ख़त्म हुई है उसकी शूट, बल्कि आज सुबह ख़त्म हुई है उसकी शूट। उसका नाम है पीछे तो देखो, और वो एक हॉरर कॉमेडी है, बहुत मज़े की फिल्म है। आतिफ अली डायरेक्टर है, उसके राइटर भी वही हैं, और एवरेडी की प्रोडक्शन है, और मेरे साथ आदि है उसमें। हाँ, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। और इसके अलावा मैंने सुना था आप और इकरा कोई फिल्म कर रहे हैं? इसके अलावा मैंने सुना था मैं इकरा और आप एक फिल्म कर रहे हैं। तो वो फिल्म पता चला शेल्व हो गई, अभी फिर पता चला कि वो कह रहे हैं अप्रैल से शूट है, लेकिन अभी तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई इस बारे में कि कब से शूट स्टार्ट हो रही है। खुद अभी एक दूसरी फिल्म पे हैं, तो लेट्स सी उसका क्या होता है। फॉर इंस्टेंस 5 साल का हम पीरियड लेते हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हो अगले 5 साल में? मैं एक बहुत बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। मैं जितने सुकून में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हूँ, इससे ज़्यादा सुकून में होना चाहता हूँ। मुझसे जितने लोग अभी खुश हैं, मैं चाहता हूँ मुझसे उससे ज़्यादा लोग खुश हों। मुझसे मेरी ज़बान या मेरे हाथ, मेरे किसी भी चीज़ की ज़द में कोई ना आए।
और मुझे कोई पैसे, फेम, इन चीज़ों में अगर इंटरेस्ट होता तो मेरे अभी तक 20 और 25 और 30 ड्रामे होते हैं, जो कि पाकिस्तान में बकौल आपके मेरे जितने मशहूर एक्टर के लिए ड्रामे करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल नहीं है। और तो पैसे आपके लिए कमाना, प्रोग्राम्स करना मुश्किल नहीं है, आपके लिए होस्टिंग करना मुश्किल नहीं तो है। ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये काम सिर्फ एक काम है, जैसे बैंकर के लिए उसकी जॉब है, या शायद वो भी बहुत सीरियसली लेता होगा। तो मेरे लिए तो वो मैं कोट पढ़ रहा था कल और मैं अपने क्रू को सुना रहा था। उसका था कुछ मफहूम इस तरह के, जिस जॉब के लिए आप अपनी जान मारते हैं उस जॉब से आप 1 मिनट में हटा दिए जाते हैं अगर आप मर जाएं या बिल्कुल सही बात और है। कोई और आपकी जगह आ जाता है और वो काम रुकता भी नहीं। बिल्कुल नहीं रुकता। तो इस काम के या किसी भी काम के पीछे कोई इतनी जान क्यों मारे? अपनी ज़िंदगी, अपना फैमिली, अपनी पूरी लाइफ। मैंने इकरा को भी शादी के बाद ये समझाया कि मैंने कहा यार देखो, फेम वेम सब तुम्हारा अपनी जगह, लेकिन मैं तुमसे ये चीज़ चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सोचो ज़रूर इस बारे में कि ये सब कुछ एक ज़िंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जैसे ट्रैवलिंग एक छोटा सा पार्ट है, फैमिली बाकी एक छोटा सा पार्ट है, घर एक पार्ट है, बाकी एक्सटेंडेड ख़ानदान एक पार्ट है, दोस्त एक पार्ट है, उसी तरह ये काम भी एक पार्ट है। लेकिन अब मैं जब मीडिया के लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 60-70% ये है उनकी ज़िंदगी में और 30% में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कोई सवाल आप मुझसे करना चाहते हो यासिर? हम साथ कब काम करेंगे? मेरे ख्याल से कि वही फिल्म मैं फिर कर ही लूँ। बिल्कुल, अगर वो डायरेक्टर सुन रहे हैं हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं आपकी अम्मी बनने के लिए दोबारा तैयार हूँ। हालांकि आपकी और मेरी एज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। नहीं, काफ़ी फर्क है। अच्छा मैं है। आपकी अम्मी हो सकती हूँ, इतना फर्क है। चले, आज के दौर में कोई एक्ट्रेस मान रही है, मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ। थैंक यू सो मच यासिर, इट वाज लवली टॉकिंग। प्लेजर। और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।